सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक भाषण साझा करते हुए सीआईएसएफ को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर उन्हें बधाइयां दी और सीआईएसएफ के बल की पूर्ण सराहना की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा एवं प्रगति में सीआईएसएफ की अहम भूमिका है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस स्थापना 1969 में हुई थी और इसके पास महत्वपूर्ण सरकारी तथा औद्योगिक भवनों की सुरक्षा का जिम्मा था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर अपना एक भाषण साझा करते हुए ट्वीट करके लिखा कि सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर उनके साथी कर्मियों और उनके परिवार का अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं प्रगति में उनकी भूमिका बड़ी अहमियत है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने सीआईएसएफ की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी दंगल में लड़ने के लिए चुनावी अखाड़े में कूद चुकी हैं। चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए सभी पार्टियां एड़ी से चोटी का जोर लगा रही हैं। चुनाव को जीतने के लिए और जनता को लुभाने के लिए धर्म अस्त्र से लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम सीमा पर है। एक दूसरे को नीचतम स्तर पर दिखाने के लिए शब्दों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए सारी पार्टियां वादों की बौछार कर रहे हैं। अगर जनता इन सब से भी ना माने तो कुछ नेता हैं उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। आपको बता दें, एक रैली को संबोधित करते हुए तपन दास गुप्ता ने कहा था कि जो लोग हमें वोट नहीं देंगे उनके इलाके में बिजली पानी नहीं जाएगा। इसके लिए वह भाजपा से कह सकते हैं। भाजपा और टीएमसी नेताओं की जुबानी जंग अपनी चरम सीमा पर है। एक दूसरे का विरोध करने के लिए दोनों पार्टियां अलग अलग तरह के पैतरे अपना रही हैं। जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी स्कूटी चलाकर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का विरोध कर रही हैं, तो वहीं जनता को लुभाने के लिए जनता को चाय बनाकर भी पिला रही हैं। ममता बनर्जी ने पैदल मार्च निकालते हुए बीजेपी के खिलाफ नारा लगाया कि महंगे गैस और महंगा तेल, बीजेपी हर काम में फेल। वहीं चुनाव में फतह हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक की सूची जारी कर दी है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती समेत कई बड़े नेताओं का नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने असम और पश्चिम बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं को जगह दी है। उत्तराखंड में आज विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद किसको मुख्यमंत्री पद सौंपा जाए, इस बात पर फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिस वजह से आज देहरादून में बीजेपी विधायक दल बैठक करेगा और किसको मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाए, इस बात पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए करीब आधा दर्जन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें से 4 बड़े नाम धन सिंह रावत, अनिल बलूनी, अजय भट्ट और रमेश पोखरियाल निशंक का है। अब उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है, इसका ऐलान बीजेपी विधायक दल की बैठक में किया जाएगा, जिस दौरान इस बैठक में बीजेपी विधायक, राज्य के सभी सांसद और कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। अगर बैठक में आज मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाता है तो राज्यपाल से मिलकर समर्थन पत्र दिया जाएगा और संभवतः 11 मार्च को मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। उत्तराखंड में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार है, जो उत्तराखंड का 9वां मुख्यमंत्री बनेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के लिए नंदीग्राम सीट से आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मागर्मी मची हुई है।
इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन पत्र एसडीओ के दफ्तर में दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट से ही भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव में खड़े हो रहे हैं, जो आज ही के दिन रोड शो करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी नेता हुआ करते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का हाथ थाम लिया और अब नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं ममता बनर्जी आज अपना नामांकन करने के बाद नंदीग्राम वापस आएंगी और 11 मार्च को महाशिवरात्रि की पूजा के बाद घोषणा पत्र जारी करेंगी। वहीं ममता बनर्जी के खिलाफ खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से 12 मार्च को अपना पर्चा भरेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से 2 जीत मिली। कोर्ट ने एक तरफ चुनाव कैंपेन में जय श्री राम के नारे के इस्तेमाल के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी, तो एक अन्य केस में बीजेपी के डेरवा से उम्मीदवार पूर्व आईपीएस ऑफिसर भारती घोष के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि धार्मिक नारे का इस्तेमाल जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) और 125 के तहत अपराध है। वहीं याचिका में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का भी नाम लिया गया था और मांग की गई थी कि सीबीआई उनके खिलाफ केस दर्ज करे। साथ ही राजनीति पार्टी को धार्मिक नारे के इस्तेमाल से रोकने की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा। आपको बता दें, सीजेआई के साथ जस्टिस एस बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने कहा, इस स्थिति में धर्म के नारे पर वोट मांगने पर एकमात्र उपाय चुनाव याचिका से हाई कोर्ट जाना है। याचिका में पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाया गया था। शर्मा ने याचिका में कहा कि दूसरे राज्यों में एक ही फेज में चुनाव हो रहा है, जबकि बंगाल में 8 फेज में चुनाव कराया जा रहा है, जबकि यह किसी आतंकी हमले का सामना नहीं कर रहा है, न ही अशांत क्षेत्र है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जब शर्मा ने इस बिंदु पर बहस करना चाहा तो पीठ ने कहा, हमने आपकी पूरी याचिका पढ़ ली है, हम इसे नहीं सुनेंगे। याचिका खारिज की जाती है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे चुनाव आयोग की ओर से पेश थे, लेकिन उन्हें कोई दलील देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 5 अगस्त को धारा 370 हटाने के बाद फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को 1 साल के लिए नजरबंद कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट की सेवाएं भी स्थगित कर दी गई थी। 61 वर्षीय पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती 1 साल के बाद नजरबंद से बाहर आई हैं। जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जे से बाहर करने पर इन नेताओं को नजरबंद किया गया था। आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती ने अपने खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन मामले में जारी समन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अब महबूबा के खिलाफ ईडी ने धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। महबूबा को 15 मार्च को दिल्ली के ईडी मुख्यालय पर आने को कहा गया है। उच्च न्यायालय इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई कर सकता है। माना जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश DN पटेल की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। इस मामले में पीडीपी नेता ने धन शोधन अधिनियम की धारा 50 के तहत इन समन को शून्य व निष्क्रिय घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है, यह समन गलत तरीके से भेदभावपूर्ण सुरक्षा उपायों का उल्लंघन एवं अनुच्छेद 20(3) का सीधा उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि धन शोधन की धारा 50 अधिकारियों को समन, दस्तावेजों व अन्य सबूत देने के बारे में जानकारी याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराने का अधिकार देता है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस याचिका में उच्च न्यायालय से समन पर बहरहाल रोक लगाने की मांग की है। महबूबा का कहना है कि जांच एजेंसी उन्हें यह भी नहीं बताया है कि उन्हें समन आरोपी या गवाह के तौर पर किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्हें नहीं बताया गया कि वह आरोपी हैं
या उनसे किसी मामले को लेकर गवाह के तौर पर पूछताछ करनी है। महबूबा की तरफ कहा गया है कि उच्च न्यायालय इन समन पर रोक लगाए। 26 जनवरी को हुए दिल्ली लाल किला हिंसा में 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक विदेशी नागरिक है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से बताया जा रहा है कि एक महेंद्रजीत सिंह नाम का आरोपी विदेशी नागरिक है, जो कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देश से फरार होने की कोशिश कर रहा था, और दूसरा आरोपी खेमप्रीत सिंह है, जिसका आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों पर फरसे से वार किया था, जो कि लंदन में रहता है। दरअसल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली के कई जगहों पर ट्रैक्टर रैली निकाली थी, जिस दौरान कई लोग लाल किला परिसर में दाखिल हो गए थे और वहां पर तिरंगा के पास में ही एक धार्मिक झंडा लगा दिया था, और इस तरह से उन लोगों ने खुद को अलग कर लिया था, जिस पर पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में किसान संगठनों का भी हाथ है, जिस वजह से पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर हुए हिंसा के कई उपद्रवियों की तस्वीर जारी की थी, और इस मामले में दिल्ली पुलिस लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, और वहीं 44 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। भारत में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन को लगभग 1 वर्ष पूरा होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर से लॉकडाउन लगने के आसार नजर आ रहे हैं। नागरिकों की लापरवाही के कारण एक बार फिर से महामारी का खतरा मंडराने लगा है। संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे एक बार फिर केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। कई राज्यों में, खासकर महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है जैसे हालात हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 17,921 नए मामले दर्ज किए गए और 133 लोगों ने इस संक्रमण से अपनी जान गंवा दी है। एक दिन पहले की तुलना में कोरोना से मरने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 17,921 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,12,62,707 पहुंच गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 133 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसके चलते देश में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1,58,063 हो गई है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को कोरोना वायरस से 77 लोगों की जान गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 20,652 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,09,20,046 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में आज लगातार दूसरे दिन कई हफ्तों बाद सुधार देखने को मिला है। इससे पहले कोरोना के दैनिक मामले की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक आ रही थी। फिलहाल देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,84,598 हैं। बता दें कि कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले 18,000 से अधिक आ रहे थे। इस बीच मंगलवार को दैनिक मामलों में आई गिरावट के एक दिन बाद कोरोना संक्रमण के नए मामले आज फिर 18,000 के करीब पहुंच गए हैं। भारतीय खिलाड़ी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका इंग्लैंड के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर होना तय है। वहीं तेज गेंदबाज टी नटराजन इस समय बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हैं और चोट से उभर रहे हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज के शुरुआती मैच नटराजन मिस कर सकते हैं।
शुक्रवार को सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। चक्रवर्ती इससे पहले भी फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके हैं और अब उनका T20 सीरीज से बाहर होना तय माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के एक सूत्र के मुताबिक वरुण चक्रवर्ती को इसलिए टीम में चुना गया था क्योंकि वह अपनी कंधे की चोट से उबर चुके हैं, जिसके चलते वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हुए थे। इसके बाद वह NCA में रिहैब में थे और नॉर्मल गेंदबाजी शुरू कर चुके थे। वह यो टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। अब सवाल यह उठ रहा है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें चुना क्यों, जब वह तमिलनाडु के लिए भी एक भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेल पाए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वरुण चक्रवर्ती की जगह राहुल चहल को टीम में शामिल किया जाएगा, जो टेस्ट सीरीज के समय से बायो बबल में हैं। नटराजन सीरीज के आखिरी मैचों में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। राहुल तेवतिया टीम इंडिया के साथ अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके दूसरे फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। म्यांमार से लगातार इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई है जिसमें उत्तरी म्यांमार सिटी में सिस्टर एनरोजे नूतावंग की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें मेड डर की वजह से घुटनों के बल बैठी हैं और उनके सामने सेना हथियार लेकर खड़ी हुई है। म्यांमार में इन दिनों सेना की तानाशाही आम जनता पर लगातार जारी है, जिसको लेकर कई जगहों पर भारी प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन फिर भी म्यांमार की सेना लगातार लोगों पर हमलावर है। न जाने कितने प्रदर्शनकारियों को सैनिकों ने गोली मार दी और कई मीडिया कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया क्योंकि वे प्रदर्शन के वक्त की फोटो और वीडियो चैनल पर दिखा रहे थे। ऐसे में म्यांमार से ही प्रदर्शन के वक्त एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें एक सिस्टर सेना के सैनिकों के सामने घुटनों के बल डरी सहमी बैठी हुई हैं और उनके सामने सैनिक हथियार लेकर खड़े हुए हैं। वह इस अवस्था में सैनिकों से अनुरोध कर रही हैं कि इन बच्चों को छोड़ दो, भले ही इनके बदले मेरी जान ले लो। और म्यांमार की सेना उनके सामने जल्लादों की तरह हथियार लेकर खड़ी हुई है।